हाय व्यूअर्स, गुड इवनिंग, नारुम आगम्बा। आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्ते और मैं हूं आपकी होस्ट मिस अपहिमी। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जनता की आवाज़ इस शो में। तो आज हमारे इस शो में जोड़ने के लिए आए हैं श्री तोपिन अतर, जो आने वाले 30 आलो वेस्ट विधानसभा चुनाव की एक उम्मीदवार है। तो सर, आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस जनता की आवाज़ शो में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया और मुझे मौका दिया। और मैं साथ ही साथ आपके जितने आरसीसीएन के दर्शक हैं सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार सबको कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो सर, हम लोग सीधा सवाल पे जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि सर, आप प्रोफेशनली एक एडवोकेट है। तो कहता है कि एडवोकेट को सोसाइटी का एक पिलर माना जाता है। तो आपका क्या रीजन है पॉलिटिशियन में आने का, उसका मकसद क्या रहा आपका? देखिए, ऐसा है पॉलिटिक्स में आप डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए। पॉलिटिक्स में अगर कहूँ मैं एज ए लॉयर सीधा क्यों आ गया, ये कहानी थोड़ा लंबा है, आपको डिटेल में मुझे सुनाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि आलो का एक इतिहास है। इट हैज गॉट ए हिस्ट्री बिहाइंड इट। आलो जो है एक जमाना था अरुणाचल का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर में गिना जाता। इनफैक्ट आप मेरे शायद दर्शक को वाकिफ होंगे कि आलो जो है एक समय पूरा अनडिवाइडेड सियांग का हेडक्वार्टर हुआ करता था। आपका 1950 से लेके 1978 या 1980 तक आलो जो था पूरा सियांग का हेडक्वार्टर था। लोग कंफ्यूज रहते कि पासीघाट हेडक्वार्टर नहीं था, आलो हेडक्वार्टर था। और आलो में कुछ भी चीज अरुणाचल में होगा तो आलो वॉज द सेंट्रल हब। कोई वीआईपी आएगा, कहीं से भी आएगा, सबसे पहले आलो में भ्रमण करना अनिवार्य था। आप देखिए, आलो में मैंने बता दिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। आरके मिशन आलो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारा उस वक्त का, आप कह सकते हैं कि उस वक्त का ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसा है। डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे आलो में, आरके मिशन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपका तवांग से आते थे, आपका कोलोरियांग से, जीरो से, खोंसा से, सब अपने बच्चों को आरके मिशन आलो में पढ़ाना चाहते थे, बिकॉज इट वॉज लाइक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इतना उसका एक प्रचलन था। तो एक आलो उस लिहाज से एक सर्वोच्च एकेडमिक एजुकेशन वाइज आलो ये था। उसके बाद आप देखिए, आलो में एक दोनी पोलो मंदिर है। उस समय 1970s में इसको कंस्ट्रक्शन, इतना भव्य, इतना शानदार मंदिर, दोनी पोलो देर है। मेरे हिसाब से आज के डेट में भी अरुणाचल में कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से सरकारी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हो, आलो पे केंद्रित था ऑल ओवर अरुणाचल। तो ओवर द इयर्स अब ये किसके कारण हुआ है, आलो का जो स्टेटस था वो थोड़ा ग्राफ जो है गिरता गया ओवर द इयर्स। 80-90, किसी को वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर इट। 80-90 आपका 2020 के दशक में, 21वीं दशक में, ऐसा करके आलो का जो स्टेटस है वो गिरता गया। और गिरते गिरते आज उस लिहाज से आलो का वो जो स्टेटस है वो बहुत पीछे हो गया है। आई मे साउंड वेरी रूड बट दैट इज अ फैक्ट। इफ यू कंपेयर इट टू अदर प्लेसेस, बाकी जगहों से आप कंपेयर करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो आलो आज उस पोजीशन में नहीं है। हालांकि हमारा जो अभी आलो ईस्ट का जो एमएलए है केंतो जिनी जी, बहुत ही भरपूर
मेहनत कर रहा है चेंजेस लाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम। तो मेरा जो आने का मकसद ये है कि आलो का जो लॉस्ट ग्लोरी को आलो ईस्ट के एमएलए के साथ में कोऑर्डिनेट करके कैसे करके उसको वापस पाया जाए, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, हम आलो का लॉस्ट ग्लोरी को लेके वापस लाने के लिए हम कोशिश ना करें, हम चुपचाप बैठे तो वो तो गिरता जाएगा फिर। तो इसीलिए मैं एज ए लॉयर, और मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करता था और बाकी हेल्पिंग हैंड्स का मेंबर था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इट इज टाइम दैट पीपल लाइक अस, पीपल लाइक ऑल द प्रोफेशनल, दे शुड कम इन दिस। आलो को किस तरह से उसका खोया हुआ स्थान, ऑफ कोर्स मुझे मानना है कि उस लेवल में, उस लिहाज से पहुंचना आज के ज़माने में मुश्किल है। जो पुराना जमाना का जो गौरव था वो पाना मुश्किल है, बट जो भी हो, जितना हो पाएगा हमको कोशिश करना है, एंड दैट इज द प्राइम मोटिव। और उसके ऊपर में 30 आलोस तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ वो उसका पार्ट है, तो उसका तो एक स्पेसिफिक एक रोड मैप तो है ही है, लेकिन आलो एज ए होल, क्योंकि 30 आलो ईस्ट डेवलप होगा, लिरमोबा डेवलप होगा, आलो ईस्ट डेवलप होगा, तब आलो डेवलप एज ए होल डेवलप होगा। तो दैट इज द रीजन आई हैव जंप्ड इनटू पॉलिटिक्स। सर, जैसे कि आप लोग का फैमिली, जो आपका परिवार जो एक पॉलिटिशियन से बिलोंग करता है, आपके फैमिली, जैसे कि आपका दादाजी हो गया लेट पोकिन जी, उसके बाद आप वो जो यहाँ की आलो की जो फर्स्ट एमएलए थे, और आपका पिताजी एक्स मिनिस्टर है श्री केंटो आता जी। तो आपने तो अभी बता दिया कि आप क्यों पॉलिटिक्स में आया है, बता दिया है, पर उससे कुछ मिलता जुलता ये भी सवाल है कि आप मतलब हमारे दर्शकों को, आपके जो वेल विशरों को, कोई होता है कि जनता लोग जो मन में जो भ्रम रखता है कि शायद आप ये क्या बोलता है, जो अपना फैमिली का जो अपना क्या बोलता है परंपरा को, जो पॉलिटिशियन का जो आपका बैकग्राउंड से जो जोड़ के आया है, आप वो परंपरा को आप मतलब कंटिन्यू करने के लिए, बरकरार रखने के लिए आए हैं, या सच में भी आप कुछ समाज में विकास लाने के लिए आए हैं, उसका ऊपर में थोड़ा आप। देखिए, आपने ऐसा है, आपने मेरे दादाजी का नाम लिया, मेरे पिताजी का नाम लिया। मेरे दादाजी आलो के पहले एमएलए थे, हालांकि उसका कार्यकाल ओनली 2 इयर्स था, आपको पता है, ओनली 2 इयर्स। उसके बाद असेंबली भंग हो गया था 1978 मोस्ट पर्टिकुलर, मेरे ख्याल से, तो आई थिंक 1980 में शायद भंग हो गया था, तो 2 साल का कार्यकाल रहा। मेरे पिताजी जो है वो 1995 से लेके 2004 तक, तो एक होता है वंशवाद, वंशवाद के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, बट अल्टीमेटली समबडी जो वंश से बिलोंग करता है वो भी कैपेबल हो सकता है, जो वंश से बिलोंग नहीं करता है वो भी कैपेबल हो सकता है। तो कैपेबल कौन है उसको देखना जरूरी है। अब मैं आलो का इतिहास आपको बताता हूँ, आप शायद उस समय बहुत छोटी थी होंगी, या शायद आपका उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आलो में आपका 1978 से लगभग 90 में 2 साल मेरे दादाजी एमएलए रहे। उसके बाद मेरे अंकल, मेरे चाचा जी, मतलब तुम्पा कहते जी, वो 5 साल रहे, मतलब इमीडिएट नहीं है लेकिन वो 5 साल रहे, शायद 5 साल रहे। उसके बाद उसमें क्या था, आलो ईस्ट और वेस्ट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी था, आलो ईस्ट और वेस्ट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी था। उसके बाद आप तुम्पा कहते जी के बाद बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है, लेट आप तुम्पा जी। उसके बाद हमारे लेजेंडरी फिगर दो यादव साहब फिर एमएलए हुए। फर्स्ट तुम्पा कहते जी ने मेरे दादाजी को इलेक्शन में हराया, फिर दो यादव जी ने मेरे दादाजी को फिर हराया, तो दादाजी 2 साल फिर रहे। उसके बाद तुम्पा कहते जी, मेरे लेट तुम्पा कहते जी 5 साल किए, उसके बाद दो यादव साहब 5 साल के 10 साल। उसके बाद 1990 में आलो ईस्ट और वेस्ट का विभाजन हो गया, 2 भाग हो गया, तो उसमें मेरे पिताजी कंटेस्ट हुए। तो मेरे पिताजी जो है 1995 में लेट किरगोली जी, वो भी रिश्ते में दादाजी लगते हैं,
उनसे शिकस्त खा गए, उनसे पराजय होना पड़ा, हो गए। और 1995 से फिर मेरे पिताजी 1995 में जीते, 1999 में जीते, 2004 आ गया। 2004 में फिर गादामती जी आए, वो भी मेरे चाचा रिलेटिव लगते, इमीडिएट नहीं मतलब। तो गादामती जी आए, वो 2 साल, 2 टर्म 10 साल उन्होंने किया, 2004 से 2009, 2009 से 2014। फिर 2014 के बाद हमारे तुमके बागरा जो ऑनरेबल मिनिस्टर, अभी 10 ईयर्स के। तो आप देख लीजिए टोटल कितना पीरियड हुआ, और कितना पीरियड, आई थिंक इन हिस्ट्री ऑफ 78, 88, 98, आपका आज 35 ईयर्स आई थिंक, उसमें मेरे फैमिली 12 ईयर्स ही मतलब एमएलए बन रहे हैं। और बीच में पब्लिक ने देखा कि जब नहीं था तो पराजित हुआ। जैसे मैंने बताया, दादाजी 2 बार पराजित हुए, मेरे पिताजी 1 बार पराजित हुए, उसके बाद तो कॉन्टेस्ट भी नहीं किया। गादामती जी का तो कॉन्टेस्ट भी नहीं किया 2 साल, 20 साल से तो कॉन्टेस्ट किया भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि जनता जनार्दन, जनता का हुक्म सराफ हो। तो जो नैरेटिव जो है कि परिवार जो है बहुत साल से एमएलए बने, ये गलत है, क्योंकि आप देख लीजिए ना मैंने कितना दिखाया। तो वो बात है, और अल्टीमेटली ये जो है आपका कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपका एग्जाम्पल्स है राष्ट्रीय स्तर में, सचिन पायलट जी अच्छे, माधवराव सिंधिया, आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा लीडर है, ये बिलोंग्स फ्रॉम ए गुड मतलब आपका पॉलिटिकल फैमिली। तो ये चीज जो है वो उस क्या रहता है, कैपेबिलिटी, क्वालिटी विल काउंट इन दैट, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। तो मेरा अगला सवाल है कि सर, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने लड़ा, पर आप उसमें सफलता नहीं पा पाया, तो क्या इसका वजह से आपका जो वेल विशर है वो घटा है या अब तक बरकरार है? और अभी जो आने वाले अपकमिंग जो 24 के लिए आप भी इसमें लड़ने जा रहे हैं, तो उसमें भाजपा का टिकट मिलने का आपका कितना संभावना है, और अगर नहीं मिलता है तो आप कौन सा पार्टी में उठना? आई न्यू यू विल कम एट दैट। मुझे पता था ये कोई क्वेश्चन आप पक्का पूछोगे। देखिए ऐसा है, 2019 में मैंने कॉन्टेस्ट किया, और जो भी हो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली, आई लॉस्ट, बट इट डिड नॉट डिसवेड मी। मैं अपनी ओर से जितना हो सकेगा जनता के बीच, जनता के समक्ष रहने का मैंने प्रयत्न किया। आप लास्ट 4-5 इयर्स में मेरा चिट्ठा आप उठा के देख लीजिए, दुख बोलिए, सुख बोलिए, जितना हो सकेगा मेरे तरफ से आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का पीड़ा को, दुख दर्द को समझने का मैंने कोशिश किया। किसी के घर में कोई डेथ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो विदाउट एनी डिले मैं पहुंचने का कोशिश किया। जब स्टेशन में होता हूँ, सुख का समय हो, दुख का समय हो, मैंने कोशिश की। ना हाउ फार आई हैव बीन, कितना सक्सेसफुल हुआ ये तो अभी जनता ही तय करे, लेकिन मेरे तरफ से मैंने 4 साल, 4.5 साल मैंने भरपूर कोशिश की, और उस लिहाज से मेरे ख्याल से जनता भी उस चीज को देख रही होगी कि ये नहीं था कि, देखिए ऐसा है, आपको मैं बताना चाहूँ 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं आप जैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे लिखावाली क्षेत्र में जो हुआ, तो जो कैंडिडेट कंटेस्ट किया वो शायद आज के डेट में ओझल हो गया, मतलब वो 4 साल ओझल हो गया, आई थिंक सो, क्योंकि ऐसा लगा, मुझे प्रतीत हुआ। ले बसार वाला को भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, लिरमोबा वाला को भी ऐसा ही प्रतीत होता है। मुझे थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हारने के बावजूद
मैं मैदान नहीं छोड़ा. जी. आई वॉज देयर इन द फील्ड ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. बाकी ये लोग छोड़ दिए नहीं छोड़ते मरे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि दे वर नॉट मच इनटू द फील्ड, जो हार गए थे. तो इस तरह से मैं कोशिश किया. अब देखिए ऐसा है कि इलेक्शन हारने के बाद दोबारा कंटेस्ट 30 आलो वेस्ट में बहुत कम एग्जाम्पल मैं और मेरे पिताजी हैं. हारने के बाद दोबारा कंटेस्ट करते हैं, मतलब जीत के फिर आप एमएलए बन के आप दोबारा कंटेस्ट करते हैं हारने के बाद. तो इस टाइप का एक इतिहास है. तो मैं जो है कोशिश किया, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. हारने के बाद मैदान छोड़ा नहीं और लगा रहा. अब जनता के ऊपर तय करना है कि जी. ये आदमी चांस में डांस कर रहा है या सच में लगा हुआ है इतने सालों से. तो दैट इज अप टू देम. जहां तक पार्टी का सवाल है, देखिए पार्टी सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ. जी. पार्टी का तो मैं भक्त हूं. मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है तो मैं उनका हनुमान हूं. लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कभी कभी कि आपका एक टीम रहता है, आपका एक टीम है जो आपके लिए 4.5 साल आपके दुख में सुख में आपके साथ रहा. मेरा टीम जो है मेरे लिए जान निछावर किया. अब कल को क्या होता है नहीं होता है उसको मैं छोड़ के जाऊं? मेरा जो टीम जो मेरे साथ है, मेरे साथ दुख में जो इतना शरीक रहा, अभी भी है जो मेरा टीम, क्योंकि मुझे मिला था 43-44% वोट शेयर. उसमें से जो वर्कर्स हैं, वोटर्स को तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो वर्कर्स जो है 90 से 95% मेरे साथ आज का डेट में भी जुड़ा हुआ है. उस वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वर्कर्स या वेल लेकिन जो वोटर्स है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता. तो ये सब जो जुड़ा हुआ है तो इनको मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ? अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? कोई रास्ता है? तो ये है चीज. तो मैंने अपनी इसमें भी कहा था मैं अपने वर्कर्स को छोड़ के नहीं जा सकता. तो आप समझ गए होंगे मेरा जाने का जगह ही नहीं. तो ये है सिचुएशन अभी. तो आप समझ गए होंगे मेरा जवाब. मैंने अपने फेसबुक में भी एक पेज में कहा हुआ है, सूरत हाल किसी भी सूरत हाल में मुझे करना है. तो ये सिचुएशन है. तो मैं आप तय कीजिए. बहुत बढ़िया. तो सर, अगर आप अभी एक उम्मीदवार है जो ये विधान चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं उसका एक उम्मीदवार है, इसी उम्मीद के साथ जो एक फ्यूचर क्वेश्चन है, मतलब जो आने वाला अगर होगा तो ऐसे वाला क्वेश्चन है कि अगर आप इस बार के चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप जो हम लोग जो क्या चुनाव जीतने के बाद आपका क्या कार्य होता है कि समाज में डेवलपमेंट विकास लाना, लोगों को देखना, जनता का जो दुख तकलीफ है उसको देखना. पर एक बार में हर चीज़ डेवलप एक साथ नहीं ला सकते, आप धीरे धीरे करके लाया जाता है. तो आपका सबसे पहला डेवलपमेंट विकास क्या में आप लाना चाहेंगे एक फ्यूचर? देखिए ऐसा है, जैसे आपने बताया किसी भी सूरत हाल में तो मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है, ये तो मैंने बता दिया. अब कंटेस्ट करने के बाद अगर दोनों पोलों के आशीर्वाद से और मेरे वर्कर्स के मेहनत से, कड़ी मशक्कत से अगर मैं निर्वाचित होकर आता हूं तो देखिए ऐसा है, आई विल नॉट, मैं किसी एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं है मेरा. 30 आलो वेस्ट के बारे में बताओ, 30 आलो वेस्ट के बारे में कौन सा चीज को पहले करना है, कौन सा चीज को बाद में करना है, ये मैं अभी नहीं बता सकता. लेकिन मैं आपको एक रूपरेखा दे सकता हूँ, एक आउटलाइन दे सकता हूँ कि व्हाट इज इन माय माइंड. देखिए अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जब शुरू होता है, आंगो एरिया से शुरू होता है, तो सबसे पहले तो जब आंगो बागरा एरिया से आते हैं तो मुझे वो देखना है कि निगमोय फैक्ट्री, देखिए मैं वही बताता, आलो का लॉस्ट ग्लोरी में फिर आ जाता है. उस वक्त जमाने में 1980s में एक निगमोय फैक्ट्री हुआ करता था, जहां से एक
कोल्ड ड्रिंक्स, वो जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स जो है ठंडा निकलता था, आप आसे बोलो, उस समय में आप सोच के देखिए, वो फैक्ट्री यहाँ सेटअप हुआ था। आलो कहाँ था उस समय, जो 1980s में, 81, 82, 83 का बात कर रहा हूँ, आप से बनता था बॉटलिंगों में, अभी तो ठप पड़ा हुआ है। तो आई एम श्योर ऑनरेबल मिनिस्टर जो है बागरा साहब भी बहुत कोशिश किया होगा, बहुत सीनियर आदमी है, हमारे गालो सोसाइटी के लेजेंडरी फिगर है वो, फिर भी वो चीज ठप पड़ा, नहीं हो पाया। तो उसको रिवाइव करना है ना, उसमें क्या करना है, उस पर एक सोच है मेरा, वो वहां का आपका पुसी बांगो एरिया का मैं बता रहा, दैट हैज टू बी सीन, उसको क्या करना है, उस आपस से फैक्ट्री को, निगमो फैक्ट्री। देन वो नीचे जब आते हैं तो दारका के बगल में आप देखा होगा इंडोर स्टेडियम, वो ठप पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है। सुना है उसमें कुछ लैंड ओनर का कुछ इश्यूज है, कॉम्पेंसेशन का इश्यूज है, मैं निर्वाचित होकर आऊंगा तो आई विल डील विद देम, आई विल टॉक टू देम, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन उसको फंक्शनल करना है इंडोर स्टेडियम। हो सकेगा तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको बोल के उसको टेक ओवर करवाने का भी कोशिश करूंगा। तो उसको कैसे करना है, वो एक पाइपलाइन है। फिर दारका से आप जब नीचे आते हैं तो काबू एरिया में हमेशा जो योंगो के किनारे हैं, सिंस काबू थोड़ा प्लेन में है, तो बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, जब भी बरसात का मौसम आता है फ्लड आ जाता है। तो उसमें एक प्रोटेक्शन वर्क, पूरा एंटायर एरिया को कैसे बचाया जाए ताकि उनका खेत जो है, खेत खलियान जो है वो बचा रहे। तो वो मेरे एजेंडा में है कि उसको किस तरह से काबू एरिया में वाटर प्रोटेक्शन वर्क करके खेत खलियान जो है बचा रहे, नहीं तो धीरे धीरे करके तो पूरा उनका तो खेत जा रहा है, तो उसको ये करना है। और फिर ऊपर जब आते हैं तो पाया ब्रिज आप देखा होगा, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, 70-80% तो हो गया, 70, उसको किसी भी सूरत हाल में उसको खत्म करना है, तो वो भी मेरा पाइपलाइन में है। और दूसरा एक ये है कि बागरा एरिया का मैं छूट गया, लिपू बागरा एरिया में एक रास्ता है जो बागरा एरिया में थोड़ा सा वो इश्यूज है, उसको भी किसी भी हालत में ठीक करना है, वो भी मेरा एक सोच है, क्योंकि वहाँ में थोड़ा बरसात का समय में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब आते हैं, कमिंग बैक टू दिस प्लेस, आपका हमारा पोखरी बांगो में जब आ जाते हैं तो गुन बांध से लेके जो रास्ता जाता है यीगकाऊ और आपका यीगकाऊ और कुगिल, ये रास्ता बहुत छोटा है, इसको किसी भी हालत में 2 गाड़ी का 2 लेन करना है मुझे, तो ये पाइपलाइन में है एक। फिर ऐसे करके आप ऊपर जाएंगे तो एक मेरा दिमाग में ये है कि यीगकाऊ से एक रोड किसी भी हालत में निकाल के न्योरक से लेके बाम तक निकालने का, ये भी एक मेरा मगज में है। फिर आप ऊपर जाएंगे, एक्चुअली बहुत कुछ है पाइपलाइन में, पूरा तो आज का प्रोग्राम में तो बता नहीं सकता हूँ। फिर आप जब ऊपर जाएंगे तो हमारा यहाँ में सीओ सर्कल जो है बागरा में है और कोदुम सर्कल में है, नित्य एरिया में, इसको अपग्रेड करना है, इसको अपग्रेड करके ईएसी में तब्दील करना है। तो ये है, तो ये सब कुछ चीजें, मतलब हर डिटेल्स को तो अभी नहीं बता सकता है, एंड किसको मैं पहले टेकअप करूंगा वो मैंने नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जो चीज मुझे मेरा दिमाग में है मैंने बता दिया, तो आई विल फील विच इज मोर नेसेसरी एट दैट मोमेंट, और उसको मैं जैसे भी टेकअप करके करूंगा, लेकिन ये सब को पूरा मैं गौर फरमाऊंगा। और इसके बाद और भी कुछ है, जैसे ये तो हो गया कंस्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट, बाकी जैसे टाउन का जो एक्सपेंशन है, टाउन जो है देखिए आपका येगो एरिया में बढ़ रहा है, जिनी एरिया से जा रहा है, मेरा ये चीज है कि एक्सपेंशन जो है वो हमारे आलो वेस्ट सिपू के नदी के उस पार से एक्सपेंशन होना चाहिए। ऑफिसर्स कुछ बैठे वहां पे, जैसे सरकारी दफ्तर जो है
वहाँ पे है नहीं कुछ भी, मतलब अभी तो नहीं। एससी जो चीफ इंजीनियर वाला, एससी जो पीएचई का ऑफिस है, उसको छोड़ के तो कुछ एक सब डिवीजन भी नहीं है। तो उस एरिया में स्थापित करना है मुझे। तो एक्सपेंशन ऑफिस जो है, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि टाउन का एक्सपेंशन कुछ ऑफिस आएगा। ऑफ कोर्स आलो ईस्ट के एमएलए से हमेशा कंसल्टेशन करता रहूँगा, और लिरमोगा एमएलए हमारे न्यामर कारवा जी से भी हमेशा कंसल्टेशन करके उस तरफ कैसे एक्सपेंड करना है, ये मेरा सोच है। तो दीज आर द थिंग्स। और यूथ के लिए कहे तो यूथ का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में किस तरह से, क्योंकि सरकारी नौकरी इज लिमिटेड, और पर्टिकुलरली एपीएसएसबी और आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एपीएसएसबी और आपके एपीसीएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद, ऑलबिट ताकि जरा वाला केस को छोड़ के कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि एवरेज स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट वेरी टफ टू गेट देमसेल्फ एनरोल माने सरकारी नौकरी के लिए। तो वी हैव टू एसिमिलेट डिवाइस ए मैकेनिज्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में, कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में कैसे उनको, क्योंकि सरकारी नौकरी इज लिमिटेड। अब 100 आदमी का पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होता है, 10,000 आदमी मतलब आपको अप्लाई करता है, 10,000 यूथ अप्लाई करता है। तो किस तरह से उनको एसिमुलेट करें? तो वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे दिमाग में है, एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में, दूसरा हो गया किस तरह से आपका जैसे टूरिज्म सेक्टर में। आप तो मनीगांव को बिलोंग करती है, आपका में टूरिज्म कितना बड़ा हो रहा है, मेचुका में भी हो रहा है, मनीगांव में भी हो रहा है। होम स्टेज कितना खिल रहा है, कितना होम स्टेज बन रहा है। और हम वी आर सो लकी आलो, मैंने बताया हमारा लॉस्ट ग्लोरी तो चला गया, लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि आगे हमारे पास खूबसूरती का, जब आलो से ऊपर जाएंगे, मेचुका इज देयर, मनीगांव इज देयर, कितना खूबसूरत जगह है। अरुणाचल में मेचुका से खूबसूरत जगह मेरे हिसाब में नहीं। मनीगांव इज नॉट फार बिहाइंड। तो आजकल तो जितने पर्यटक जाते हैं वहां जाते हैं, होम स्टेज खिल रहा है, अर्निंग हो रहा है। किस तरह से होम स्टेज को, क्योंकि देखो टूरिज्म इज द सेक्टर इन अरुणाचल, टूरिज्म इज द राइट सेक्टर इन अरुणाचल। तो किस तरह से होम स्टे तो बहुत आसान है ना, आप अपना घर में बनाइए, अपने घर में टूरिस्ट को बुलाइए। आपके एमडी साहब तो होम स्टे की मतलब पायनियर है, पायनियर किंग है। तो उनसे सीख के, उनसे करके, उनसे पूछताछ करके किस तरह से यूथ्स को एम्प्लॉय कराना है, ये भी मेरे दिमाग में है। तो ये सब चीज है। अब किस चीज को पहले करेगा नहीं करेगा, एवरीथिंग विल गो साइमल्टेनियसली, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रेफरेंस इसको पहले टेक, इसको एवरीथिंग सब को टेक अप करके, रास्ता को क्लियर करके, वी विल ट्राई टू मेक आलो एंड 30 आलो वेस्ट a beautiful place। सर वाकई में आपके बहुत ही अच्छे विचार है। तो और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये जो पब्लिक की ओर से पूछने के लिए कहा था कि what are the key problem behind the educational backwardness of our town? देखिए, there are many things। एजुकेशनल बैकवर्डनेस बोलेगा तो आप यूथ पे ही आप फिर आप यू आर स्ट्रेसिंग होंगे। मैं 2020 को इलेक्शन हारने के बाद मुझे वाक का स्कूल है, वहां पे मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया था। तो मैडम जुमू मेहते देरू जी, जो लेकांग की एमएलए, शी वाज द चीफ गेस्ट। तो वहां के स्कूल में गया, इट वाज द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आई थिंक। तो मुझे बताया गया था कि स्टूडेंट्स जो है 5 ना 6 है, और टीचर्स शायद 10-11 है, ऐसे भी। तो मैंने बताया तो बहुत अच्छा बात है, स्टूडेंट 1 है, 3 टीचर्स है, तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे। तो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन हम लोग जो है, हम अपने स्टूडेंट्स को अपने
जवान लड़का को वी आर नॉट एबल टू मोटिवेट हिम टू स्टडी। पेरेंट्स जो है, देखिए आप हमारे नॉन ट्राइबल सोसाइटी में देख लीजिए, पढ़ाई जब करते हैं तो पेरेंट्स हमसे ध्यान देता है, स्टूडेंट्स को स्कूल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को कॉल करता है, उनका पढ़ाई ठीक से हो रहा है नहीं, वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, उनका रिव्यू रिपोर्ट लेता रहता है। हमारा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया, अब बस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब वो रिजल्ट अच्छा करो खराब करो हमको कोई लेना देना नहीं। सो दिस थिंग्स हैज टू चेंज, माइंडसेट हैज टू चेंज, क्योंकि वी हैव टू compete और इतना कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है। आपको ईटानगर में कंपटीशन करेगा तो आपको, चलिए आलो लेवल में तो वी अमंगस्ट अपने गालो समाज के समाज के बीच में, लेकिन या बाकी हमारे यहाँ के आपका पोकार समाज के, हम लोग के बीच में, आदि समाज के बीच में ही है। लेकिन जब ईटानगर में जाएंगे तो आपको निशी समाज के साथ, आपातनी यूथ के साथ, सबके साथ आपको compete करना पड़ेगा, तो उसमें कंपटीशन और टफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, एवरी पेरेंट्स हैव टू पुल अप योर सॉक्स, और अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि नहीं? क्योंकि आरके मिशन आलो जो है एक समय का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, आप एक समय आज की डेट में भी आप अरुणाचल में आप देख लीजिए 50% ऑफ द ऑफिसर्स आरके मिशन आलो का ही है। तो लॉस्ट ग्लोरी, वही तो वो एक मिनट बता रहा लॉस्ट ग्लोरी, तो उसमें ये भी आ रहा है। तो किस प्रकार से हमको करना है, क्योंकि रिजल्ट जो है आरके मिशन आलो का भी पहले जैसा नहीं, काफी पहले, क्योंकि आप सोच के देखिए आरके मिशन आलो से सीबीएसई 1990 में, 1990 नहीं, वो पूरा 1980s का बात कर रहा हूँ, एक उज्जवल चौधरी सीबीएसई में क्लास 10 में अरुणाचल में नंबर 9 और ऑल ओवर इंडिया में 9 रैंक पाया, नंबर 9 इंडिया, आप सोच के देखिए। और एक संजय बेंगिया करके था, वो भी शायद हमारा सीनियर से, सब मेरा आरके मिशन का प्रोडक्ट है इसलिए बता रहा हूँ, 2021 रैंक में आया। तो उसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, कंपटीशन और पेरेंटिंग प्रॉपर होना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कोचिंग वगैरह तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ, जैसे आप फुटबॉल जब खेलते हैं तो डिफेंडर डिफेंड करता है, मिडफील्डर मिडफील्ड में खेलता है, फॉरवर्ड खेलता है, सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स अपना रोल निभाए, स्कूल अपना रोल निभाए, है ना? इट इज कोचिंग सेंटर्स अपना रोल निभाए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर टीम, तभी हमारा एजुकेशन का स्तर और इम्प्रूव होगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इट विल इम्प्रूव, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक यू सर। तो अगला क्वेश्चन है सर, सुनने में आया है कि आप जो एक साइलेंट डोनर है, जैसे कि जब हम लोग का पूरा हम लोग का भारत देश में, हमारा अरुणाचल में ही नहीं पर पूरे देश में कोविड-19 महामारी जो हाहाकार मचा हुआ था, हर जगह एक समय था, उस समय आपने हमारे अरुणाचल की ओर से कई स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए थे उन्हें भी आपने बहुत कई सारे मदद किया है, ऐसा सुनने में आया। तो इसका ऊपर आपका क्या कहना है? इसका मतलब आपने वाकई मेरे ऊपर में एक अच्छा रिसर्च किया, वेरी नाइस। एक्चुअली ऐसा है, मैं जो है डोनेशन चीज में आई रियली डोंट थिंक कि मैं मानता नहीं हूँ कि आप पब्लिसिटी करें, एडवर्टाइज करें, आपको चंदा दिया आप इसको डोनेट एडवर्टाइज करें, ये मॉरली मुझे इट डजंट, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो सर आपका क्योंकि ऐसा नहीं इसमें, क्योंकि आप किसी को आप दे रहे हैं फिर आप उसको, ये मेरा सोचना है, आई डोंट लाइक इट। मैं जो दे रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मैं उसको खराब नहीं बोलता हूँ, इट इज ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब भी चंदा वगैरह देता हूँ, मैं ग्रुप वाला में बताऊँ, मुझे ग्रुप में मत डालिए, मैं अलग से करता हूँ, आई डू इंडिपेंडेंट, मैं अलग से दे दूंगा, नाम भी जरूरत नहीं, जिसको दिया उसको मालूम है, मुझे मालूम है, डेट इज इट, लिस्ट में बिल्कुल मत डालिएगा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जहाँ तक कोविड का बात है, इसका मतलब ये नहीं कि जो लिस्ट में डाल रहे हैं वो खराब है, नहीं, सब अपना अपना सोच है, आई एम नॉट, मैं अपना अपना विचार है, मैं आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो कोविड का था, ये एक्चुअली 2021 का शायद बात है, महामारी में पूरा संसार को तो जकड़ा ही था,
हमारे छात्रों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दे रियली हैड ए टफ टास्क, क्योंकि आवाजाही पूरा बंद था, आवाजाही पूरा बंद था, आना जाना रोक रोक था, आपका गाड़ियाँ नहीं चल रहे थे। तो हमारे स्टूडेंट जो दिल्ली में फंसे थे, जो बेंगलोर में फंसे थे, जो आपका पुणे में फंसे थे, लुधियाना में फंसे थे, चंडीगढ़ में फंसे थे, यहाँ तक कि शिलोंग में फंसे थे, यू कुड नॉट मूव आउट ऑफ द हाउस। अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो चावल नहीं है। तो मेरा 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 दोस्त है, हम लोग का एक ग्रुप है, तो मैंने सबको, और एक संस्था है, एक बहुत बड़ा संस्था है, उनके साथ मैं जुड़ा, जुड़ के मैंने कोशिश किया, उनको रिक्वेस्ट किया, तो दे वर वेरी काइंड इनफ। संस्था बहुत काइंड इनफ। उन्होंने कहा आपके जितने भी छात्र स्टैंडर्ड है, हम लोग उनको राशन वगैरह मुहैया कराएंगे। मैंने कहा, और उस वजह से मैं अपने दोस्तों के बदौलत, उस संस्था के बदौलत, जहाँ आपका चेन्नई बोलिए, पुणे बोलिए, सब जगह जहाँ में स्टूडेंट स्टैंडर्ड थे, राशन को पहुंचाया। राशन जो है उसमें गाड़ी जाना मुश्किल, राशन उसके घर में आ गए, तो दे वर क्वाइट हैप्पी। और आई रियली हैड अ ग्रेट सैटिस्फैक्शन, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट सोशल वर्क व्हिच आई डिड, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आना जाना में पूरा रोकथाम लगा हुआ था, तो बच्चे तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे, दुकान सब बंद, तो दाने के लिए मोहताज। तो दैट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी। उसमें खैर वो तो आपको करते रहना है, आपका लिंक है, आपका जगह है, तो एवरीवन शुड डू। तो मेरा मानना है कि दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो सर, आप जो एक बीजेपी पार्टी का एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, तो क्या सर आप बता सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, बीजेपी पार्टी का अगर उपलब्धियां अगर मैं बोलूं, इट इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, इसमें दो राय नहीं, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और क्योंकि मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, तो मैं उसके बारे में अगर ज्यादा बोलता हूं तो आपको लगेगा कि मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई को तो झुठला नहीं सकता है ना। अब देखिए, नेशनल लेवल पे आप देखिए, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब आए, व्हाट डिड ही डू, आप बताइए। जिस चीज को कांग्रेस सरकार 70 साल से लटका के रखा हुआ, आर्टिकल 370 कश्मीर वाला इश्यू, पेंडिंग इश्यू, बोल्ड डिसीजन लिया, स्क्रैप कर दिया। कांग्रेस सरकार को बार बार हमेशा बोलता था, कांग्रेस सरकार को सेपरेटिस्ट ग्रुप लोग आके बोलते थे, तो वो लोग फिर एक्शन नहीं लेते थे, दे जस्ट यूज्ड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि वो लोग बोलते थे अगर ये इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा तो हल्ला हो जाएगा, टेररिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बम फटने लगेगा। ये बम तो फट ही रहा था, तो देयर वाज नो कुछ एक्शन नहीं लेना, दे वर जस्ट सिटिंग ऑन इट। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आए, स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन, स्क्रैप आर्टिकल 370। आज आप बताइए, कश्मीर में बमबारी हो रहा है, और कितना दिन हो गया बताइए स्क्रैप करने के बाद? 3-4 साल हो गए शायद, आई डोंट नो। कश्मीर में पर्यटक जा रहे, अरुणाचल से कितने लोग घूम के आ रहे हैं आजकल। मेरे शॉप के वो राजकुमार गुप्ता जी जाके आए, घूम के आए, आराम से पूरा तस्वीर खींच के आए, फेसबुक में देखा। तो कहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है? तो समटाइम्स यू हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस, और यही चीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो इस अब राम मंदिर का देखिए, ऑफ कोर्स कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को लगाया, जोरदार से फाइट किया, और डिसीजन को पक्ष में भी किया, डिसीजन को कानूनी लड़ाई लड़के डिसीजन को अपने पक्ष में किया। करने के बाद आप देखिए, राम मंदिर का स्थापना अभी हो जाएगा। मतलब द थिंग इज दैट कांग्रेस वाज थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, लाहे जो चल रहा है उस सब, लेकिन बीजेपी आया, बोल्ड डिसीजन। ये मैं नेशनल, राष्ट्रीय स्तर में बोल रहा हूँ। अब स्टेट लेवल में हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, क्या क्या नहीं किया। दोनी पोलो एयरपोर्ट आ गई, रेलवे स्टेशन आ गई,
आज राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली जा रहा है ना, क्या क्या नहीं। CMMY आपका आरोग्य योजना 4 लाख रुपये आपको मुहैया कराता है पेशेंट्स को, है ना। आपका एजुकेशन में बोलिए, लोकल डायलेक्ट को आपका इनकॉर्पोरेट करवाया है कि नहीं, लोकल डायलेक्ट को थर्ड लैंग्वेज बनाया। मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे अभी हम लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हिंदी तो अपना राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन इट इज गुड ना कि आप लोकल लैंग्वेज को भी थर्ड लैंग्वेज बना रहे हैं। तो ये सब आउट ऑफ द बॉक्स का सोच पहले कहाँ था और आज कैसे ये सब बना है। आप नक्शा देख लीजिए, आप अभी देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए। अभी तो कल परसों थोड़ा सा ब्लॉकेज हुआ, मैं तो आज ही पहुंचा हूँ आपको तो आप देख लीजिए रास्ता, हाईवे किस प्रकार बढ़िया से बन गया। जब आप अभी आलो आते हैं तो ब्रिज से देखने से आपको थोड़ा एक सपना जैसा लगता है कि मैं आलो में आया हूँ, कहीं मैं कहाँ पहुंच गया, थोड़ा इस टाइप का एक फीलिंग होता है। ऑफ कोर्स 100% काम नहीं हुआ, लेकिन 70% हो रहा है। आलो टाउन को देखिए, बढ़िया से ऑनरेबल MLA केंतुजीन साहब डिवाइडर लगा के 4 लेन कर दिए, जबरदस्त काम किया। आपका पेमा खांडू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऊपर से देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और वो कर रहे हैं। कितना जबरदस्त ऑनरेबल MLA न्यामाकर जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जगह जगह में डेवलपमेंट के क्षेत्र में उसका कोई मुकाबला ही नहीं, कितना बढ़िया काम कर रहा है। आई एम श्योर मेरे बागरा साहब, तुमको बागरा जी भी बहुत कोशिश किया है, एंड वो हमारे एक लेजेंडरी फिगर है। आई एम श्योर ही हैज आल्सो ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, कोशिश किया है, बहुत जगह कोशिश किया है। पाया ब्रिज को भी उसने अपने तरफ से जितना तक पहुंचाया कोशिश किया है, और भी कुछ चीजें उसके तरफ से उसने जरूर कोशिश किया, कोशिश नहीं किया वो नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, बागरा साहब ने कोशिश किया, कारबाग साहब ने कोशिश किया, केंतुजीन साहब ने कोशिश किया, लेकिन ऑनरेबल CM पेमा खांडू के देखे उनके छत्र छाया में। तो उस लिहाज से भाजपा जो है सरकार आने के बाद, पेमा खांडू सरकार आने के बाद कितना काम हो रहा है ना। तो आप उस जमाना को कंपेयर कीजिए, इस अभी का कंपेयर कीजिए, इट्स अ वास्ट डिफरेंस है कि नहीं। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, आप एंकर है, लेकिन दिल में आप भी जानते हैं कि कुछ काम तो हुआ है। जी जरूर सर वो तो श्योर बात है। तो सर ये मेरा तरफ से एक आखिरी सवाल रहेगा, व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट योर पॉलिटिकल ओपोनेंट तुमके बागरा एंड यामवान। अच्छा, ये लास्ट सवाल है, जी ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए ऐसा है, आई स्टार्ट विद द सीनियर, फिर मैं जूनियर के बाद जामो मेरा भाई है उसके बारे में बताऊंगा। बागरा साहब एक लेजेंडरी फिगर है हमारे सोसाइटी का, गालो समाज का, मैं तो कहता हूँ अरुणाचल का लेजेंडरी फिगर। मेरा तो मानना है कि अरुणाचल में आजकल के जमाने में, जब से असेंबली इलेक्शंस वगैरह हुआ है, मरहूम लेट तोमरुवा और आपका लेट यारूम गामी के बाद अगर किसी ने गालो समाज में इतना औहदा, इतना रुतबा जो प्राप्त किया है, वो है बागरा साहब। तो उसके बारे ज्यादा बोलना भी मेरे लिए एक, मैं तो एक आई कैन नॉट, छोटी में बड़ी बात जैसा वाला बात। अब देखिए उनका 10 years वो चीफ इंजीनियर है, 5 years वो सेक्रेटरी पावर है, उसके बाद चुनावी मैदान में आए, MLA बने, डिप्टी स्पीकर बने, दोबारा MLA बने, फिर आपका मंत्री बने। ऐसा कैरियर ग्राफ आप देखिए हमारे समाज में किसी का है, तो ही इज ए लेजेंड। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आई रेस्पेक्ट हिम, गौरव तो हार्ट में उसको रेस्पेक्ट करता हूँ। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है, आई एम श्योर उन्होंने कोशिश किया होगा, कुछ कमियां हो रह गया होगा, नहीं हो गया होगा, आज वो पॉइंट आउट करने का समय नहीं है, मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगा। बट आई हैव ए ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर बागरा साहब, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। अब आ गया मेरे छोटे भाई का बात, जामो मेरा एकदम प्यारा भाई है, आई रियली लव हिम, क्यूट सा, और क्यूट सा, वेरी क्यूट। और उनके पिताजी मारिया जी मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। डिप्टी कमिश्नर रहे आलो के 2 बार शायद, 2 बार रहे शायद। उसके बाद
शायद 2 बार है, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद आपका आईएएस ऑफिसर है, रहे हैं, आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस है, गालो वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। तो इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, आप बानिया के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर हिम, उसके लिए मेरे लिए स्नेह है, प्रेम है, आदर ही है, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। और तामो जो है मेरा छोटा भाई है, न्यामो है, मैं तामो बोलता हूँ प्यार से। तो उन्होंने सोचा है कि चुनाव मैदान में वो आएंगे, ठीक है,